बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं है, जिन नेता नहीं है, जिन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो क्या करता है? ये नहीं करता है, हाँ, लोगों के साथ। तो हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है। आज हिस्ट्री के सेकंड क्लास में चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में इंडो चाइना यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की भावना हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में, इससे फर्स्ट वाले क्लास में हम लोगों ने जाना कि इंडो चाइना नाम क्यों पड़ा, हिंद चीन आखिर है क्या, वियतनाम क्या है, कितने देशों का समूह है, कैसे क्या, ये सारे चीज़ हमने जाना, ठीक है ना। और आज के क्लास में हम इसे जानेंगे। जो भी नए बच्चे आएंगे जो पिछले क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, वे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा पिछले क्लास को। और एक एक चीज़ को क्लियर करते जाना है, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी मेरे बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में ये आपका 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ, हिंद चीन फ्रांसीसियों का गुलाम कैसे हुआ, आखिर क्यों फ्रांसीसी ने हिंद चीन को गुलाम किया, क्यों फ्रांसीसी ने हिंद चीन को अपने कब्जा में लिया, क्यों फ्रांसीसियों ने हिंद चीन को अपना संरक्षित राज्य बनाया, ठीक है ना। इस चीज को आज जानने वाले थे। चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि हिंद चीन का 2 खंड, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। वहाँ पर आपको बताया कि उत्तरी वियतनाम में किस किन का प्रभाव था, दक्षिणी वियतनाम में किन किन का प्रभाव था, भारत का क्या प्रभाव था, और वहाँ पर चाइना का क्या प्रभाव था, ये सारा चीज़ हम लोग जान दिया, ठीक है ना। अब आती है पारी हम लोगों की, किस में, हम लोगों की पारी आती है अब वियतनाम में, यानी इंडो चाइना में फ्रांसीसी प्रभाव का वर्णन करने की पारी आती है। तो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि उस समय जब फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, उस समय दक्षिण पूर्व एशिया का जो वियतनाम एक प्रमुख राष्ट्र, दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम एक प्रमुख राष्ट्र, और खासकर बात किया जाए तो वियतनाम के पास में समुद्री तटें थी, समुद्री तटें जहाँ पर जहाजें आसानी से आ जा सकते थे, यानी व्यापार करना सुलभ था, आसान था वहाँ पर, ठीक है। प्रमुख राष्ट्र था और यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते थे, रहते थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है ना। और समुद्री वहाँ पर समुद्री सिल रूट था। सिल रूट मतलब क्या, समुद्र के साथ में जुड़ा हुआ किनारा, ठीक है ना, जहाँ पर आसानी से जो समुद्री जहाज है वो आकर लग जाएगी, वहाँ से व्यापार करना, सामान को ले जाना लाना आसान है, ठीक है ना। तो समुद्री सिल रूट था, यहाँ पर आसान था, ठीक है। व्यापार वाणिज्य का विकास की बात किया जाए तो व्यापार वाणिज्य का विकास, यानी सबसे पहले बात किया जाए तो हमारे भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली है, वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ हमारे भारत में। वहाँ पर भी दक्षिण पूर्व में यानी वियतनाम में भी, इंडो चाइना में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। वहाँ पर भी सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर आया, पुर्तगाली लोग वहाँ आए और पुर्तगालियों ने वहाँ पर सबसे पहले अपना व्यापार करने को सोचा, व्यापार करने की योजना बनाई, ठीक है ना। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फाइफो, याद रखिएगा, फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक ने कंपनियां वियतनाम में व्यापार करने के लिए डाली। यूरोपीय व्यापारी वहां पर पहुंचे। वहां पर कौन सा, तो याद रखिएगा फाइफो बंदरगाह, कौन सा, तो फाइफो बंदरगाह, वहां पर फाइफो बंदरगाह, याद रखिएगा फाइफो बंदरगाह के द्वारा 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां डाली गई व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। व्यापारिक विकास की ने सांस्कृतिक, देखिए वहां पर व्यापारिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी बढ़ा, ठीक है ना। व्यापारिक विकास तो बढ़ा ही, साथ में सांस्कृतिक विकास, व्यापारिक विकास के साथ सांस्कृतिक विकास भी बढ़ा, ठीक है। सांस्कृतिक विकास भी वहाँ पर बढ़ा और गैर वियतनामी समुदाय भी जैसे खमेर, कम्बोयाई आदि वहाँ पर भी आए, ठीक है ना। जो वियतनाम के नहीं तो वो भी वहाँ पर उसमें भाग लिए, व्यापार करने में सहायक हुए, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हिंद चीन में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। यूरोपियों का, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ठीक है ना। तो यूरोपियों का आगमन हुआ हमारे भारत की तरफ 1498 में, ठीक है। और
भारत में आगमन के बाद पुर्तगालियों ने हिंद चीन से अपना व्यापार संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। यानी हमारा भारत वहाँ केंद्र में था ना, तो भारत केंद्र में था, तो जो यूरोपीय थे उनके नज़र कहाँ पर पहुँची, तो उनकी नज़र पहुँची कहाँ, तो यहाँ व्यापारियों में, ये सॉरी हिंद चीन में। और हिंद चीन से भी उन्होंने अपना संपर्क जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने व्यापार के माध्यम से, क्योंकि हिंद चीन एक विकसित क्षेत्र था और वहाँ पर आसानी से व्यापार किया जा सकता था, ठीक है ना। तो हिंद चीन से अपने व्यापार का संबंध को जोड़ा और दक्षिण पूर्व एशियाई, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश करने वाले पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बाबू बनाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में या कहा जाए वियतनाम में सबसे पहले विदेशी व्यापारी पहुंचने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पहले वहां पर पहुंचे, सबसे पहले हमारे भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए, ठीक है ना। बहुत पुर्तगालियों ने बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में अब पहले कदम रखा, ठीक है। 1510 तक मलाक्का केंद्र बनाकर पुर्तगालियों जमे रहे 1510 ईस्वी तक। यानी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर मलाक्का को अपना केंद्र बनाया और केंद्र बनाकर वहाँ पर व्यापार करते थे। इनका कोई खास मकसद नहीं था, इनका मकसद था बस व्यापार करना, मुनाफा कमाना, ठीक है ना। 1510 तक वहाँ पर बने रहे, मलाक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगाली वहाँ पर जमे रहे, ठीक है। और इनको देखकर, पुर्तगालियों को देखकर कुछ स्पेनी, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी वहाँ पर आगमन हुआ। इनके व्यापार को देखकर वहाँ पर इन सबों का आगमन हुआ, ठीक है ना। पुर्तगाली हमारे यहाँ भी आए थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड आया। इंग्लैंड के आगमन के बाद में हमारे यहाँ से पुर्तगाली जो है धीरे धीरे पलायन करके हट गए, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई, स्पेन की कंपनी आई, डच की, अंग्रेज़ों की, फ्रांसीसी कंपनियां वहाँ पर आई। कहाँ पर, वियतनाम में, हिंद चीन में। वहाँ पर आकर वहाँ पर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य क्या माना जाता है, व्यापार करने की योजना बनाई, ठीक है ना। सारे कंपनियों का काम था कुछ मुनाफा कमाना, ठीक है ना, व्यापार करना, मुनाफा कमाना। लेकिन जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग की कहा जाए फ्रांसीसी लोग के, तो जो मकसद था कुछ अलग ही था। फ्रांसीसी लोग वहाँ पर जम गए। फ्रांसीसियों ने देखा कि यह क्षेत्र जो है हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि उस समय आपको पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय। तो फ्रांस में भी औद्योगिकरण हुआ था, वहाँ पर भी नए नए मशीनें आई थी, नया बहुत सारे कच्चा सामग्री तैयार हो रहा था, माल तैयार हो रहा था। उनको बेचने के लिए एक बाज़ार चाहिए। वो बाज़ार कहाँ से मिलेगा, भारत में इंग्लैंडों का कब्जा था, चीन में भी इंग्लैंडों का कब्जा था, अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इंग्लैंड या अदर कंट्रियों का कब्जा था। तो भारत में आता यदि अपना सामान बेचने के लिए, तो समस्या होता कि भारत में वो सामान नहीं बेच सकता था। क्यों नहीं भारत में सामान बेचेगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर बेचने नहीं देंगे। अंग्रेज भी तो व्यापार करने के लिए आए थे हमारे यहाँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर तक किसी का कब्जा, यानी वियतनाम के ऊपर तक किसी का भी कब्जा नहीं है, तो क्यों ऐसा किया जाए कि वियतनाम को अपने कब्जा में ले लिया जाए और यहीं पर अपना व्यापार किया जाए, साम्राज्य बनाया जाए। हमारे यहाँ जितनी भी वस्तुएं बिक रही है, बन रही है, उन वस्तुओं को यहाँ पर बेचा जाए। एक बड़ा सा बाजार भी है, आसानी से समुद्री इलाका से ला भी सकते हैं हम लोग। अरे हमारे लिए उपयुक्त स्थान है ये, इन्होंने सोचा, ठीक है ना। ऐसे चलता रहा 17वीं शताब्दी तक। वहाँ पर व्यापारी, पादरी किसको बोलते हैं, जो चर्च के समझे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, चर्च के जो होता है ना, हाँ, देख रेख करना, उसे पादरी कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी, इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। फ्रांसीसी व्यापारी, पादरी अधिक मात्रा में वहाँ पर आकर बस गए। वहाँ पर आकर उन्होंने व्यापार किया। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी यानी वियतनाम, इंडो चाइना, फ्रांस के गुलाम कैसे हुआ, सबसे पहले जानते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला कारण तो यही हुआ कि वहाँ पर व्यापार करने के लिए बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी अधिक मात्रा में आकर बस गए। फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी अधिक मात्रा में आकर बस गए और 18वीं शताब्दी में अनाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाने का प्रयास हुआ। इसके पीछे छोटा सा कारण है, थोड़ा समझा देते हैं।
अनाम में उन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र पर अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा फैला दिया। अब ये मौके के तलाश में थे, कैसे भी करके यहाँ अपना जमा ले। इनकी राजनीति में एंट्री होती है 18वीं शताब्दी में। कैसे एंट्री होती है, तो वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा से वहाँ की जो जनता थी ना असंतुष्ट थी, संतुष्ट नहीं थी। यानी उनको वहाँ के राजा के जो काम धाम है, जो नीति है, बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो वहाँ की जनता जो थी वह चाहती थी कि इस राजा को हटाया जाए, बदला जाए, और वहाँ पर विद्रोह कर दी जनता ने। जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो वहाँ का राजा इस विद्रोह को दबाने के लिए बल की आवश्यकता थी, जो उसके पास में नहीं था, क्योंकि पूरी जनता जब विद्रोह कर देगी तो कोई राजा उसे दबाने में असमर्थ हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कैसे इनके विद्रोह को दबाया जाए। इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि ये विद्रोह दब जाए। और विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने, वहाँ के राजा ने फ्रांसीसियों का सहारा लिया। फ्रांसीसियों का अपना सैनिक के रूप में इस्तेमाल करने को सोचा। फ्रांसीसियों से बोला कि आप लोग मेरी मदद कीजिए इस विद्रोह को दबाने में। फ्रांसीसी तो थे व्यापारी, व्यापारी कहीं भी कोई भी काम करेगा तो वहाँ पर वो मुनाफा खोजेगा, उसको कुछ लाभ चाहिए। फ्रांसीसी थे व्यापारी। फ्रांसीसियों ने कहा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, यदि हम आपकी मदद करें तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो फ्रांसीसियों ने सोचा, ये राजा ने सोचा कि हाँ भाई ये भी बात सही है, फ़ायदा क्या होगा। तो राजा ने कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो इन्होंने कुछ अनोखा शर्त रख दिया। सबसे पहला शर्त क्या रखा कि हम लोगों के क्या करेंगे, यहाँ पर बाजार आकर व्यापार करेंगे, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी विदेशी यात्री या विदेशी व्यापारी आकर हमारे देश में या किसी भी देश में व्यापार करेगा या हम जाएंगे करने, तो वहाँ पर हमें वहाँ की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तब वहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि आपको टैक्स नहीं, मतलब हम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ा। फ्रांसीसियों ने कहा कि हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जैसा चाहे वैसा यहाँ पर आराम से अपना सामान लाकर बेच सकते हैं। हमें कोई यहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को टैक्स देने की, राजा को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मरता क्या ना करता, इनकी स्थिति थी कैसे भी उस क्रांति को दबाना था। क्या कि ठीक है चलो। इन्होंने कुछ और शर्तें रखी। इन्होंने कहा कि हम लोग को 3 बंदरगाह चाहिए। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, ठीक है ना, कि हमें 3 बंदरगाह चाहिए जिससे हम आसानी से अपना सामान लाए और बेच सके। ठीक है भाई, सामान लाए बेच सके, बेच दिया, ठीक है ना। और इन्होंने और एक शर्त रखा कि हमें यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर हम जैसा चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं। कुछ नगरों पर, वहाँ पर आपके जो सैनिक है ये रोक टोक मुझे नहीं करेंगे, हम लोगों को नहीं करेंगे, हम जैसा चाहे वैसे अपने सामान को वहाँ पर बेच सकते हैं। भाई राजा तो मजबूर था। राजा ने कहा कि ठीक है। तो उनके बीच में कोचिन चिन और ये कहाँ पर वियतनाम का क्षेत्र था कोचिन चिन, तो उनके बीच में 1787 ईस्वी में कोचिन चिन और फ्रांसीसियों के बीच में संधि हुई, ठीक है। इस तरह फ्रांसीसी वहाँ की राजनीति में एंट्री मारते हैं। अब तो इतने सारे कंडीशन लग गया है, फ्रांसीसियों के पर निकाला है अब, ठीक है। तो इस तरह वहाँ पर संधि हुई और 1862 में अनाम पर दबाव डालकर उसके साथ भी एक संधि कर ली इन्होंने। 1862 आते आते इन्होंने पूरे अनाम के साथ में संधि कर लिया। 3 बंदरगाह इनके लिए खुल गए कि भाई आइए आप व्यापार कर सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। वहाँ का ध्यान दीजिएगा, फ्रांस वियतनाम में, हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आक्रमण, फ्रांसीसियों की शासनीय व्यवस्था में दो व्यक्तियों का, यानी कहा जाए तो 2 समुदायों का सबसे बड़ा हाथ था। एक थे व्यापारी जो आपको समझाए, और दूसरा
पादरी क्या थे, पादरी वहाँ पर क्या है, पादरियों ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने धर्म का जमकर प्रचार किया, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए। तो फर्स्ट में जब ये पहुँचे थे वहाँ पर, तो इन्होंने ये अपने धर्म के बारे में बताते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये नहीं बताते थे, ये नहीं बोलते थे कि आपका धर्म खराब है फर्स्ट में। लेकिन जब संधि हुआ ना, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर बोलना, ये लोग पादरी लोग बढ़ चढ़कर बोलना शुरू कर दिए। ये लोग बोलने लगे कि हमारा जो धर्म है ना सबसे अच्छा धर्म है, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है पूरे विश्व में। ये लोग खुद को, चूँकि वियतनाम में फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, समाजवादी का आगमन हुआ, तो ये लोग समझते थे कि पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर जो पादरी थे अपना धर्म को बताने लगे, अपना धर्म को सबसे उच्च बताने लगे। अब देखिए, किसी के धर्म को आप अपने धर्म को बढ़ाई कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के धर्म को आप गाली दीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही समस्या हुई वहाँ पर, ठीक है ना। इंडो चाइना के जो लोग थे, इन सब क्षेत्रों से प्रभावित होकर, पादरियों के बातों से प्रभावित होकर इन पादरियों को कूटना शुरू कर दिए, लतियाना, पीटना। जो पादरी ऐसा बोलता था, इनकी संख्या कम थी वहाँ पर, जो बोलता था उसको पकड़ कर एकदम कूट देते थे, ठीक है ना। लो गए काम तमाम, ठीक है। ऐसी जब घटना एक दो जगह से आई, घटना जब हुई तो ये खबर पहुंची कहाँ, फ्रांस के उस समय राजा था नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, ठीक है ना। साइड में आपको फोटो इसका दिख रहा होगा, नेपोलियन तृतीय राजा था। नेपोलियन तृतीय के पास जब ये बात पहुंची कि पादरियों को मेरे कूटा जा रहा है वियतनाम में, और उनकी इतनी मजाल कूट रहे हैं, मार रहे हैं पादरियों को, ये क्या किया, गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी नई सेना तैयार किया। और उन्हें सेना मतलब क्या, जहाज का वेड़ा जिसमें बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सैनिक भर दिया, अब भर कर भेज दिया, जाओ जाकर वियतनामियों को बताओ। अब इतने सारे सैनिक जब उतरे आकर अनाम पर, वियतनाम में, इंडो चाइना में, वहाँ के राजा की स्थिति खराब होने लगी। इतने सारे सैनिक, वाह, इतने सारे सैनिक हालत खराब कर देंगे। वह धमकाने लगे, जाकर वहाँ के डरा धमकाकर कहे, वहाँ की जो राजा उनसे बोलने कि इतने क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, अलग अलग बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। और वहाँ के जो राजा थे वह डर से सबको दे दिया, बोले कि नहीं दोगे तो हम लोग इतने सारे हैं, युद्ध करेंगे, युद्ध करके इन सारे क्षेत्रों को छीन लेंगे। तो जो वहाँ का जो राजा था वह डर से कुछ क्षेत्रों को दे दिया और कहा कि भाई आप यहाँ पर कब्जा कर लीजिए, ये आपका क्षेत्र हो गया, रख लीजिए, लेकिन ये क्षेत्र पर हमें राज करने दीजिए, इसके क्षेत्र पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर न आइए। मतलब क्या, ऐसे राजा ने मतलब विवश, अब वियतनाम जो था विवश हो रहा था किसके सामने, फ्रांसीसियों के सामने, संधि के कारण। यानी यहाँ पर ये राजा जो था छोटे से खतरा को टालने के लिए बड़े से खतरा को आगमन कर लिया था, बुला लिया था। अब ये जो नए सेना थी जबरदस्ती वहाँ पर कब्जा करने लगे, बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। वहाँ के राजा को डर था कि भाई नहीं देंगे तो यदि हम हमला करेगा, युद्ध करेगा, तो हम तो जीत नहीं पाएंगे, कमज़ोर है इससे, तो ये तो पूरा क्षेत्र को ले जाएगा ना। इससे अच्छा है कि कुछ क्षेत्र पर राजा अपना बना रहे और पूरे क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को इसको दे दिया जाए। ऐसे वहाँ पर सैनिकों को लिए कुछ क्षेत्र मिला, कुछ और क्षेत्र मिल गया, बंदरगाह भी खुल गए, आने लगे, बहुत सारे व्यापारियों का माध्यम बढ़ गया, और भी बहुत सारे लोग जो फ्रांसीसी आकर इंडो चाइना में एंट्री मार गए, आकर इंडो चाइना में रुक के वियतनाम में अपना आशियाना बना लिया। वहाँ पर पादरियों की संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे पादरी आ गए, वो अपने धर्म को बहुत बढ़ चढ़ कर बताने लगे, अपने धर्म के प्रचार करने लगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि अब दबाव में आ गया था वियतनाम, ठीक है ना। अनाम के अब इसके लिए कुछ क्षेत्रों से हर्जाना भी लिया, बोला कि नहीं, मेरे पादरियों को वियतनाम के लोगों ने कूटा है, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा।
तो वहाँ कुछ राजाओं ने वहाँ के उसके हर्जाना, यानी देखिए ये भी सोचा कि युद्ध करने से क्या फ़ायदा, बिना कोई नुकसान पहुँचाए, बिना कोई काम किए हमें मिल रहा है, आसानी से ले लिया जाए। इन्होंने कहा कि मेरे पात्रियों को कूटा गया है और इस कूटने के कारण आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो यहाँ से हर्जाना भी लिया, कुछ पैसों को भी यह लिया वहाँ से हर्जाना के रूप में, ठीक है, पादरियों के साथ। और यह भी वहाँ पर सुनिश्चित कराया गया, आश्वासन दिलाया गया कि जो मेरे पादरियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इंडो चाइना में जो पादरी आएंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। या वहाँ की इंडो चाइना के जो राजा थे, वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो आश्वासन दे कि नहीं आपके पादरियों के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। ऐसे अब तक जो इंडो चाइना है फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया था। फ्रांसीसियों का मतलब मकसद क्या था इसके पीछे, ये उनके हम आर्थिक कारण में समझाएंगे अभी आगे। बता देते हैं शॉर्ट में कि इनका मकसद क्या था। सबसे पहला मकसद था व्यापार करना। दूसरा मकसद कि एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र चाहिए इनको जहाँ पर ये अपने लंबे समय तक व्यापार कर सके, इनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि भटक रहे थे ना व्यापार के चक्कर में, सभी देश पर अलग अलग देश कब्जा किया था, तो इनको कोई क्षेत्र ऐसा चाहिए ना जहाँ पर ये व्यापार कर सके, ठीक है। तो ये इनको नज़र में आ गया कौन सा, वियतनाम, जिस पर किसी का कब्जा नहीं था। इन्होंने सोचा क्यों ना इसी को अपना गुलाम बनाया जाए, क्यों ना इसी पर अपना कब्जा किया जाए, ठीक है ना। तो 1863 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। कंबोडिया में जब पहुंचा, वहाँ पर भी दया धमका, तो वहाँ का राजा ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ आने की। हम ऐसा करते हैं ना कि अपने जनता से टैक्स को वसूल लेते हैं, कुछ पैसे वसूल कर आपको दे देते हैं। भाई किसी को क्या चाहिए, कोई क्यों कहीं भी कोई भी क्षेत्र पर कोई देश क्यों हमला करेगा, क्यों उस पर गुलाम करेगा, शासन करेगा। इंग्लैंड हमारे भारत में क्यों किए गुलाम किए थे, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी सोचा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कंबोडिया के राजा कि हम आपको दे देते हैं कुछ पैसा, हम आपको पैसा पहुंचाते रहेंगे, कुछ हर्जाना पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना, और आप मेरे क्षेत्र पर हमला ना कीजिएगा। ये भी कहा कि ठीक है भाई, हमें तो बिना कोई मेहनत किए सब मिल रहा है, क्या दिक्कत है, काम चलता रहेगा। फ्रांस ने वहाँ से ले लिया पैसा, कहा कि अब से आप संरक्षित हो गए, अब आपको कोई नहीं छू सकता है। यदि कोई आपके ऊपर आंख उठाएगा तो उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। संरक्षित राज्य बना लिया, सोचिए, मतलब अपने ग्रफ्त में कर लिया, ठीक है। 1867 की बात आती है। कोचिन चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश की स्थापना हुई। 1867 तक इन्होंने कोचिन चीन पर भी अपना उपनिवेश बना लिया, उसे भी अपने गिरफ्त में ले लिया। और 1873 में फ्रांस ने तोकिन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तोकिन के पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाया, कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया 1873 जाते, ठीक है। मतलब कहा जाए 1874 से 1884 के बीच में ये अनाम पर दबाव डालकर फ्रांस के अनेक व्यापारियों का राजनीतिक सुविधाओं को प्राप्त कर लिया। अनाम के ऊपर दबाव डाला, 1874 से 84 के बीच में बहुत सारे सुविधाओं को प्राप्त कर लिया। यानी ये कहा जाए तो पूरे इंडो चाइना को लगभग अपने गिरफ्त में ले लिया, पूरे इंडो चाइना को लगभग गुलाम कर बैठा, ठीक है। 1884 में अनाम के अलावा अनाम को अपना संरक्षित राज्य बना दिया। 1884 की पारी आती है, 1884 तक जाते जाते पूरे अनाम को, जैसे कंबोडिया को संरक्षित क्षेत्र बनाया था, उसी तरह पूरे अनाम को संरक्षित क्षेत्र बना लिया, संरक्षित कर दिया। यानी अब पूर्ण रूप से फ्रांस का गुलाम हो गया इंडो चाइना, अनाम, वियतनाम, पूर्ण रूप से, ठीक है। 1887 की पारी आती है। 1887 में ध्यान दीजिएगा, 1884 से 1887, 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना, पहले वियतनाम इंडो चाइना था, पहले वियतनाम क्या था, इंडो चाइना। लेकिन 1887 में अब बन गया वो फ्रेंच इंडो चाइना। पहले वहाँ पर इंडिया, भारत और चाइना का प्रभाव था, तो इंडो चाइना, ठीक है।
अब 1887 में वो बन गया फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच क्यों? तो फ्रांस के कारण, वहाँ पर फ्रांस के आधिपत्य में आ गया। तो वहाँ पर यह क्षेत्र कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रभाव, अनाम पर फ्रांस का प्रभाव, तोकिन पर फ्रांस का प्रभाव, कंबोडिया पर फ्रांस का प्रभाव और लाओस पर फ्रांस का प्रभाव, ये 5 क्षेत्रों पर, जो कि आपका वियतनाम में, इंडो चाइना में यही 5 क्षेत्र थे, इन 5 क्षेत्रों पर फ्रेंच इंडो चाइना यानी कि फ्रांस का प्रभाव पड़ा और ये 5 क्षेत्र को फ्रेंच इंडो चाइना के नाम दिया गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, तो 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था, जिसमें इंडो चाइना के ऊपर फ्रांसीसियों का कब्जा, जिससे नाम पड़ा फ्रेंच इंडो चाइना। ठीक है ना। अब कुछ और तथ्य हम समझते हैं, कुछ और तथ्य के बारे में जानते हैं। हिंद चीन की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कैसी थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। तो हिंद चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो हिंद चीन के प्रशासनिक व्यवस्था पर अब वहाँ जो फ्रांस पहुँचा था, अब ध्यान दिया कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी कब्जा करने का प्रयास किया और उद्देश्य क्या था उनका कि फ्रांसीसी व्यवस्था को थोपना। वहाँ के जो लोग थे उन लोग, अभी तक वहाँ की राजनीतियों पर कब्जा किया, अब वहाँ के जो लोग थे उन लोगों से फ्रांसीसी तौर तरीके, फ्रांसीसी व्यवस्थाओं को मनवाना। ठीक है ना। ये दूसरा मतलब तरीका अपना कैसे होगा वो, तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देने से, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने से। ये वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को अपना अभिन्न अंग बनाने का सोचा। ठीक है। कोचिन चीन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक शासन स्थापित किया। पहले कोचिन चीन को चुना। ठीक है ना। और कोचिन चीन के ऊपर में प्रशासनिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था को कोचिन चीन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक शासनीय व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है ना। जिसका प्रधान कौन बना? गवर्नर जनरल। वहाँ पर गवर्नर जनरल प्रधान बनाया और उसे अपने दरफ्त में लिया। और अन्य जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो पुराने राजवंश थे, पुराने राजवंश के लोग, उन राजवंशों के लोगों को वहाँ के अधिकार दे दिया, शासन करने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया। वहाँ के जो राजा थे, पुराने राजा, उनको अधिकार करने का प्रमाण दिया, अधिकार करने को दिया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। उनको बताया, उनके लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कि वह हमारे कब्जे में रहे, हमारी बात को सुने, इसके लिए रेजिडेंट बहाल किया। रेजिडेंटों का बहाल किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि रेजिडेंटों का बहाल किया, नियंत्रण रखने के रेजिडेंट बनाया, जो इन राजाओं के ऊपर में ध्यान रखता था कि ये राजा कुछ हमारे हिसाब से ही चले, हमारे हिसाब के अलावा इधर उधर न चले। वियतनाम में उस समय के राजा थे न्यूगियन राजवंश का शासन था। वियतनाम में न्यूगियन राजवंश के शासन को स्थापित किया गया। ठीक है ना। वियतनाम में न्यूगियन राजवंश की जो शासन था उसे स्थापित किया गया। ठीक है। और यह समय, उस समय का प्रथम विश्व युद्ध की दौर आ चुका था और कोचिन चीन में निर्वाचित सदस्य की प्रतिनिधि स्थापित सभा बनाई गई। ठीक है। और वहाँ से जो नागरिक सीमित थे, जो नागरिक सेवा में सीमित संख्या में हिंद चीनियों की नियुक्ति की गई। ठीक है। यानी कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, प्रथम विश्व युद्ध भी आ गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में यहाँ पर वहाँ के जो व्यवस्था, जिस शासनीय व्यवस्था थी, उन्होंने क्या किया कि एक नई नीति का निर्माण किया, एक नई नीति बनाने को सोचा, एक नई नीति का निर्माण किया। नई नीति जो कि वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर वह लगाना था। वहाँ के राजाओं ने भी नई नई नीतियाँ बनाई, लेकिन वह न के बराबर थी। ठीक है ना। वो कोई खास नहीं था। वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, उन जनताओं में आक्रोश का माहौल आ गया था। वो जनता इनके खिलाफ हो गई थी। उनके अंदर जो भावना थी, नहीं अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं, इनके ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जनता को समझ में आएगा ना भाई। तो उनके अंदर में आक्रोश आ गया था।
उनके अंदर में राष्ट्रवाद की भावनाएं पनप रही थी, लेकिन समस्या था कि उनको मार्गदर्शन के लिए कोई नेता नहीं था। उनके मार्गदर्शन के लिए सही नेता की आवश्यकता थी। और हो मिन सिंह, आपको बताए थे हो मिन सिंह, हो मिन सिंह के आगमन के बाद में यह प्रक्रिया जो है होने लगी। ठीक है, तो हो मिन सिंह के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे वहाँ फ्रांस में ये आया और कैसे फ्रांस में व्यवस्थाएं की गई। ठीक है ना, चलिए आइए तो हम लोग समझ लेते थोड़ा सा और एक स्लाइड में कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे समझ लेते हम लोग कि ये फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना के कारण क्या है। फ्रांसीसी उपनिवेश यानी फ्रांसों ने क्यों इंडो चाइना को अपना उपनिवेश बनाया, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण आ जाता है आर्थिक कारण। ठीक है ना, सबसे पहला कारण क्या आ जाता है, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में हम लोग क्या समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना होइएगा, हम हवा वाला क्षेत्र में थोड़ा सा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी समस्या है, क्या किया जाए। ठीक है ना, बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण, भाई आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण यह थी कि हिंद चीन जो था ना कृषि प्रधान देश था, यहाँ पर खेती बड़े पैमाने पर होती थी, यानी खेती के लिए प्रमुख माना जाता था, यानी कृषि यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जाती थी। और इसके ऊपर फ्रांसीसियों का नज़र था कि यहाँ पर हम यदि आएंगे तो यहाँ के लोगों से खेती करवा कर चावल तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था कहाँ पर, यहाँ पर हिंद चीन में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। चावल, रबड़, ये सब चीज़ों का हम यहाँ पर उत्पादन करवाएंगे, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर करवाएंगे और इसे हम ले जाकर बेचेंगे किसी दूसरे देश में या इन्हीं के पास में, या कहीं और ले जाकर दूसरे देश में बेचेंगे, अपने देश ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सबसे आकर्षक वाला बात था, यहाँ पर आर्थिक कारण था। ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता था, तो ये उनके आकर्षण का एक केंद्र था फ्रांस को गुलाम बनाने के लिए, वियतनाम पर अपना आक्रमण करने के लिए, अपना उपनिवेश बनाने के लिए। दूसरा व्यापार, यहाँ पर व्यापार यानी वियतनाम में बड़े बड़े बाजार थे, तो आसानी से व्यापार किया जा सकता था, अपने सामान को लाकर यहाँ पर बेचा जा सकता था। तो दूसरा हो गया व्यापार, व्यापार एक प्रमुख कारण हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तीसरा बात किया जाए तो खनिज, यहाँ पर ना इंडो चाइना में खनिज की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति थी, जिसमें कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ थे। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र था, वहाँ से इसे निकाल कर ज़्यादा मात्रा में अपने देश ले जाकर इसे हम लोग उद्योग धंधे में उपयोग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। अगला बात किया जाए तो बाजार, संरक्षित बाजार। ठीक है ना, बाजार वहाँ पर मिल जाता, इनको वियतनाम में बाजार मिल गया। ठीक है, जहाँ पर अपनी सामान को रख सकते हैं, बेच सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, मनमानी कर सकते हैं, तो बाजार मिल गया आसानी से। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब भारत था जो गुलामी था इंग्लैंड का, चाइना जो था बड़ा बाजार, वो भी किसी न किसी देश का गुलाम था। तो इन सब देशों में तो इनका एंट्री नहीं था फ्रांसीसियों का, तो इन्हें मिल गया कौन, इंडो चाइना में आसानी से अपना बाजार कर सकते थे, बेच सकते थे, नो टेंशन, वहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई वहाँ पर राज करने वाला नहीं है। ठीक है ना, इनके अलावा, तो इसलिए वहाँ पर ये संरक्षित रहना चाहते थे, वहाँ पर यह मतलब बसना चाहते थे। कितने तो आकर वहाँ पर बस गए थे। ठीक है ना, बहुत अधिक। देखिए अगला एक और कारण था कि ये जो फ्रांसीसी थे ना, ये खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते थे। इनका मानना था कि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई बुद्धिमान ही नहीं है, हम बुद्धिमान हैं, बाकी सब दुनिया जो है मूर्ख है। तो हम लोग की यह फर्ज बनती है कि इन मूर्खों को भी सभ्य बनाया जाए। खुद को सभ्य समझते थे बहुत ज़्यादा, ये भी एक कारण है, खुद को सभ्य समझते थे। और सभ्य समझने के लिए इनके ऊपर एक दायित्व आ गया था कि नहीं हमें, जैसे होता है ना हमारे समाज में, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं है, जिन नेता नहीं है, जिन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया है, जिनको कोई काम करने को नहीं कहा गया है, फिर भी वह दखल अंदाजी करते रहेंगे, बिना काम के लोगों को बीच में घुसते रहेंगे। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो क्या करता है, ये नहीं करता है, हाँ, लोगों के साथ अरे देखिए ना, बहुत सारे ऐसे नालायक है, हाँ, क्या करेंगे, 2-4-5 लड़कों का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, अब ग्रुप बनाकर कहीं इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर क्या करेंगे, इनकी बात उनकी बात, ऐसी बात, वो चिलनवा ऐसा था, ये चिलनिया ऐसी थी, यही सब करते रहते हैं बैठ कर। तो उसी तरह मतलब इनके जिम्मे कोई काम नहीं, नेता बनेंगे। ठीक है ना, आगे आएंगे, हम कर देते हैं, हम करेंगे, ठीक है, हम जाएंगे,
अरे वो खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। क्या कहा, अब इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। खुद को समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। चौक पर खड़ा हो जाएंगे, इधर उधर खड़ा हो जाएंगे, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करते रहेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सब करते रहेंगे। खुद को समझेगा अरे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है हम, सब काम कर सकते हैं। किसी को देखेंगे तो कहेंगे ओ, ऐसे बोलेंगे, ऐसे 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 2-4 टोन बोल देंगे। गधा कहेंगे, आपको खुद को बुद्धिमान समझेगा वो, ठीक है, जबकि उससे ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर में कोई काम ही नहीं है ना। वह क्या करेगा, दूसरे के विषय में बोलेगा ना, कोई काम नहीं है तो क्या करेगा। तो उसी तरह जो ये थे ना, खुद को बुद्धिमान समझते थे, सभ्य समझते थे। इनको लगता था कि हम सभ्य हैं, अब पूरी दुनिया जो है असभ्य है। कौन, फ्रांसीसी। और पूरी दुनिया क्या है, असभ्य है। तो अब पूरी दुनिया असभ्य है तो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है। इन्हें लगता था कि हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है कि हम पूरी दुनिया को सभ्य बनाए, पूरी दुनिया को सभ्य बनाने की जिम्मेवारी हम लोगों पर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि ये लोग क्या करते थे, खुद को बुद्धिमान, इंडो चाइना के लोगों को असभ्य समझते थे। और इनको लगता था कि हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है इन लोगों को सभ्य बनाना है, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था उनका उपनिवेश बनाने का, ठीक है। अगला बात क्या था, व्यापारिक सुरक्षा। यहाँ पर इनका व्यापार संरक्षित था, सुरक्षित था। इनके व्यापार के ऊपर में कोई आँच नहीं आने वाला था, ठीक है। ये वहाँ पर आसानी से व्यापार करेंगे, कोई इनके व्यापार को लूटपाट करने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं है, क्योंकि ये इंडो चाइना किसी का गुलाम ही नहीं था। किसी का गुलाम था तो किसके, फ्रांसीसियों का, और इसलिए फ्रांसीसियों का जो व्यापार था संरक्षित था। तो यही कारण था फ्रांसीसी उपनिवेश के स्थापना होने के। यानी कहा जाए तो इंडो चाइना में फ्रांसीसियों के आगमन के, फ्रांसीसियों के गुलाम बनाने के पीछे का ये प्रमुख कारण था, ठीक है ना। तो जितना भी हम लोग अभी पीछे पढ़े उसका ये शॉर्ट में आपको मिल गया, यहाँ से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग की चैप्टर शुरू होगी, हम लोग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या है और कैसे आगे इन सब चीज़ों में क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ध्यानपूर्वक आसानी से एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो आज से क्लास में इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए हाय बाय, ठीक है। आप लोग अच्छे से मस्त एकदम बिल्कुल पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना, बहुत ही एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा कि एकदम मज़ा आ जाए, इस बार एकदम उखाड़ कर आइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन सारे चीज़ देकर आइएगा। मैं इसका गेस क्वेश्चन भी कराऊंगा, एकदम पूरे जितने भी इसमें चैप्टर हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैं गेस करा दूंगा, ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो सके। और मेरे चैनल से आपको लगता है कि कुछ भी लाभ हो, फायदा मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी एक कर दीजिएगा प्यारा सा, ठीक है ना। और मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय।